हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। तो पिछले लेक्चर में हमने पादपों में जल अवशोषण की प्रक्रिया पढ़ ली थी। यानी कि पादपों में जो जल है वो मूल रोमों द्वारा कहाँ तक पहुँच गया था, मूल रोम से कहाँ तक पहुँचा दिया था हमने, जाइलम तक। जाइलम उत्तक तक इस जल को हमने पहुँचा दिया था। अब इस जाइलम उत्तक को जो पौधे के ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग का मतलब ये है पादप और यहाँ की ये क्या है, पर्ण। जो ऊपरी भाग पर जो पर्ण स्थित है, यहाँ से जो जल है वो जाइलम उत्तक में पहुँच गया था। अब इस जल को कहाँ तक पहुँचाना है, पेड़ के ऊपरी भाग तक जो पहुँचाने की जो प्रक्रिया है वही क्या होती है, रसारोहण होती है। रसारोहण का शाब्दिक अर्थ देखें तो रसारोहण का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा रस का चढ़ाव। चढ़ाव कहाँ तक कि मूल थी, मूल की मूल रोमों द्वारा जल को कहाँ तक पहुँचा दिया गया था, जाइलम उत्तक तक पहुँचा दिया गया था। अब इस जाइलम उत्तक द्वारा पौधे के भागों में ऊपरी भाग तक पहुँचाना गुरुत्वीय बलों के विपरीत, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। रसारोहण की परिभाषा क्या बताओगे कि मिट्टी द्वारा अवशोषित जल को जाइलम उत्तक द्वारा पौधे के ऊपरी भाग तक पहुँचाना क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। रसारोहण के जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है, जाइलम उत्तक द्वारा होती है। और जाइलम उत्तक में भी मुख्यतः किससे होती है, जाइलम वाहिका व वाहिनिकाओं द्वारा। वाहिनिकाओं द्वारा क्या होती है, यह प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या वास्तव में जाइलम उत्तक द्वारा ही जल का जो रसारोहण है वो प्रक्रिया होती है, जल जो जड़ द्वारा अवशोषित जल है वो पत्ती तक पहुंचाया जाता है? उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, रसारोहण का मार्ग। क्या है, रसारोहण का मार्ग, यानी रसारोहण का मार्ग कौन सा होता है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल दिए रखा है, एक प्रैक्टिकल से समझते हैं कि रसारोहण का मार्ग कौन सा होता है। इसके लिए हम एक बीकर में तनु विलयन लेते हैं सेफ्रेनिन का। सेफ्रेनिन का क्या लेते हैं, एक बीकर में सेफ्रेनिन का तनु विलयन लेते हैं, तनु विलयन लेते हैं। सेफ्रेनिन क्या होता है, एक लाल रंग का विलयन होता है। इसका कलर कैसा होता है, सेफ्रेनिन का लाल होता है। ठीक है, अब इस सेफ्रेनिन में क्या करना है, बालसम नामक एक प्लांट को रखना है। बालसम प्लांट। अब कंप्लीट प्लांट को तो देखो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल है वो कहां तक पहुंच गया है, जाइलम उत्तक तक पहुंचा दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक शाखा लेंगे। क्या लेंगे, एक प्लांट, इसकी बालसम की क्या लेंगे, एक शाखा लेंगे। उस ब्रांच को किस में रखेंगे, सेफ्रेनिन के विलयन में। ब्रांच ही क्यों लेंगे, क्योंकि प्लांट में जो जल है वो कहाँ तक पहुँच गया है, हम मान रहे हैं कि जाइलम उत्तक में पहुँच गया है। क्योंकि रसारोहण जल अवशोषण की प्रक्रिया हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी कि मूल रोम थे, मूल रोमों द्वारा जल कहाँ तक पहुँच रहा है, ये जाइलम उत्तक तक पहुँच रहा है। तो बालसम प्लांट की शाखा को सेफ्रेनिन के विलयन में रखते हैं। जैसे ही इसको रखेंगे तो कुछ समय पश्चात, मतलब 2-3 घंटे बाद में हम देखेंगे कि इसकी जो ऊपरी शाखाएं हैं वो भी कैसे हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी। क्या करेंगे, 2-3 घंटे पश्चात ऊपरी शाखा क्या हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी। ऊपरी शाखाएं कैसे हो जाएंगी, लाल। लाल क्यों हो गई, क्योंकि जो सेफ्रेनिन होता है वो लिग्निन युक्त जो भी पदार्थ होते हैं, यानी लिग्निन से बनी हुई जो भी होती है उनसे उनको क्या कर देता है, रंजित कर देता है। तो सेफ्रेनिन क्या करेगा, लिग्निन युक्त। लिग्निन युक्त का मतलब लिग्निन किस में होंगे, या तो जाइलम में होंगे या मर्दूतक में होंगे। लिग्निन युक्त यानी कि जाइलम और क्या होंगे,
मृदुतक, इनको क्या कर देता है, लिग्निन युक्त को रंजित कर देता है। अब इसकी जो शाखाएं होंगी, बालसम नामक प्लांट्स होगा, इस बालसम नामक प्लांट्स की हम शाखा लेंगे, चाहे पर्णवृंत ले लें चाहे पर्ण की, अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो क्या दिखते हैं कि जाइलम उत्तक की जो वाहिका और वाहिनिका होती है वो क्या होती है, रंजित की हुई होती है। तो बालसम प्लांट की शाखा, वृंत, पर्ण की अनुप्रस्थ काट देखने पर क्या होती है, रजतित रहती है। रजतित कौन रहेंगी, जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिका। इस प्रयोग द्वारा ये सिद्ध होता है कि जाइलम के द्वारा ही क्या होता है, जल का परिवहन होता है। ठीक है, क्या सिद्ध हुआ, जाइलम द्वारा जल का क्या होता है, परिवहन होता है। परिवहन का मतलब जड़ों, जो जाइलम मूल रोमों द्वारा जो जल है अवशोषित हुआ है वो पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम उत्तक ही करता है। तो इसको नोट करो, फिर इसके बाद में हम इसके कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं। अब देखो रसारोहण की क्रियाविधि। रसारोहण की क्रियाविधि को समझने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैव बल सिद्धांत, मूलदाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत। जो यहाँ पर बात करें कि जैव बल सिद्धांत है वो लगभग क्या होता है, अमान्य होता है। मूलदाब जो सिद्धांत है वो कुछ जो छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे हाइट के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए लागू होता है। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो कौन सा होता है, भौतिक बल सिद्धांत। तो हम इन तीनों बलों को 1 बाय 1 क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैविक बल के सिद्धांत के बारे में। जैविक बल क्या होगी कि जैविक बल में बता रखा है कि रसारोहण की प्रक्रिया क्या है, एक जैविक क्रिया है जो प्लांट्स की सजीव कोशिकाओं की सक्रियता से संपन्न होती है। यानी जो एक्टिव कोशिका होती है सजीव की, वो क्या करेंगी, यह प्रक्रिया संपन्न करेंगी। इसके लिए 3 साइंटिस्ट ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, उन स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला दिया है गोल्डेवस्की का रिले पंप सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया कि जाइलम की जो मर्दूतक और मज्जा किरणें की जीवित कोशिकाएं होती हैं, इनमें परासरण में क्या होगी, आवर्ती परिवर्तन होगा। यानी परासरण दाब में क्या हो रहा है, आवर्ती परिवर्तन हो रहा है, बारी बारी से क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, एक दाब उत्पन्न हो रहा है, और इस दाब के कारण क्या हो रही है, रसारोहण की प्रक्रिया हो रही है। तो गोलेवस्की ने क्या बताया, रिले पंप में क्या बताया कि जो जाइलम की मर्दूतक कोशिका होंगी और मज्जा किरणें होंगी, उनमें परासरण दाब में क्या होगा, आवर्ती परिवर्तन होगा, और इसके कारण एक दाब उत्पन्न हो रहा है। इस दाब के कारण क्या हो रहा है, एक रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरा स्ट्रासबर्गर ने क्या बताया कि जीवित कोशिकाओं का सीधा संबंध रसारोहण पर कोई नहीं होता। जो रसारोहण की क्रियाविधि होती है उसमें जीवित कोशिकाओं का सीधा संबंध नहीं होता। केवल ये जो जीवित कोशिकाएं होती हैं इनके लिए क्या करती हैं, एक अनुकूलित वातावरण का निर्माण करती है। क्या करती है, एक अनुकूलित वातावरण को बनाती है। यानी यहाँ पर स्ट्रासबर्गर ये बता रहे हैं कि जीवित कोशिकाओं का रसारोहण क्रियाविधि पर सीधा संबंध कुछ नहीं होता, ये सिर्फ क्या करती है, एक अनुकूलित वातावरण तैयार करती है। फिर इसके बाद में बताते हैं सर जेसी बोस का स्पंदन सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया कि जो वलकूट की सबसे अंदर वाली परत होती है, अंदर वाली कौन सी होती है, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होंगी वो निरंतर क्या करेंगी, लयनबद्ध शब्द करेंगी। लयनबद्ध शब्द स्पंदन का मतलब एक बारी सिकुड़ेंगी, एक बारी फैलेंगी। इसके कारण क्या होगा, एक दाब उत्पन्न होगा। उस दाब के कारण क्या होती है, रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जैविक क्रियाओं में ये 3 स्टेटमेंट है, तो ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट सर जेसी बोस का। फिर उसके बाद में हम देखते हैं मूलदाब सिद्धांत। मूलदाब सिद्धांत क्या होता है कि मूल के जाइलम की जो वाहिनिकाएं होती हैं, वाहिनियों के रस में पाए जाने वाले दाब को हम क्या कहते हैं, मूलदाब कहते हैं। अब इस मूलदाब में जो जब जाइलम के अंदर क्या आ रही है,
रस आ रहा है, उसके कारण क्या होगा कि जिसकी कोशिका भित्ति होगी उस कोशिका भित्ति पर क्या होगा, एक दाब लगेगा, और वो दाब कैसा उत्पन्न होगा, धनात्मक दाब उत्पन्न होगा। कैसा होगा, एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है, और इस दाब के कारण जो जाइलम वाहिका में कुछ रस चला जाता है, और इस दाब के कारण क्या होता है, रसारोहण की प्रक्रिया होती है। यानी यहाँ पर एक पॉजिटिव जो दाब उत्पन्न होता है, उस पॉजिटिव दाब की वजह से क्या होती है, ये रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। रसारोहण का जो मापन है वो मैनोमीटर से करते हैं, ये बताया हुआ है मेरा। पादपों का इसका मान, जो पादप होते हैं पादपों में इसका मान होता है 2 वायुमंडलीय, 2 ATM ही होता है, इससे अधिक नहीं होता। और ये 2 ATM दाब से कहाँ तक, 20 मीटर तक ही प्लांट्स को पहुंचाया जा सकता है। लेकिन बड़े और काष्ठीय जो प्लांट होंगे उनमें जल को पहुंचने के लिए कम से कम कितना, 12 ATM दाब चाहिए, 12 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर मूल दाब का मान कितना होता है, सिर्फ 2 वायुमंडलीय। तो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर तो ये मान ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बड़े प्लांट्स हो गए और काष्ठीय प्लांट हो गए, उनमें तो कितना दाब चाहिए, 12 ATM दाब चाहिए, लेकिन होता कितना है, 2 ही होता है, इसलिए ये भी लागू नहीं हो पाया। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में तो मूल दाब पाया ही नहीं जाता, और उनमें मूल रूप भी क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। ये किन के लिए लागू होता है, ये जो कुछ छोटे कद के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ही लागू होता है। ठीक है, तो मूल दाब किसके कारण, जो मूल के अंदर जो धनात्मक दाब उत्पन्न हो रहा है, कोशिका की भित्ति में दाब लग रहा है, उसके कारण एक धनात्मक दाब उत्पन्न हो रहा है, उस धनात्मक दाब की वजह से क्या हो रही है, रसारोहण की प्रक्रिया हो रही है। तो नोट करो इसको, फिर इसके बाद में पढ़ते हैं भौतिक बल सिद्धांत। तो जैविक बल सिद्धांत और मूलदाब सिद्धांत के बाद में हम पढ़ते हैं 3rd नंबर पे भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत में बताया गया है कि जो रसारोहण की जो प्रक्रिया है, इसमें सिर्फ जो भौतिक कारक होते हैं वो ही भाग लेते हैं। केवल क्या कौन लेते हैं, भौतिक कारक ही भाग लेते हैं। जो सजीव कोशिका होती है या जीवित जो भाग होता है वो रसारोहण में भाग नहीं लेता, जीवित सेल भाग नहीं लेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे कि भौतिक बल सिद्धांत को समझने के लिए एक 2 साइंटिस्ट हैं, उनका जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा मान्य है, वो है, उसका नाम है डिक्सन व जोली का सहसंजन सिद्धांत, या इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। क्या बोल देते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। इसके अंदर क्या बता रखा है कि केवल भौतिक बल में सिर्फ भौतिक कारक ही क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो भौतिक कारक भाग लेंगे तो देखो ये क्या है, जड़, और ये क्या आ गई, ये इसकी पर्ण होगी। यहां से क्या कर रहा था कि जड़ द्वारा जो मूल रोम थे, मूल रोम द्वारा जाइलम कहाँ तक पहुंच गया था, ये जल कहाँ तक, जाइलम तक पहुंच गया था। अब ये जाइलम सीधा का सीधा कहाँ तक पहुंचना है, पर्ण तक पहुंचना होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल क्या करेगा, जल हानि के रूप में बाहर निकलेगा। जल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर जब जल बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर एक क्या उत्पन्न होगा, ऋणात्मक दाब उत्पन्न होगा, और इस ऋणात्मक दाब की वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, जल के अणु क्या करेंगे, खिंचते हुए ऊपर आएंगे। लेकिन हो सकता है कि जल के अणु क्या कंटिन्यूटी न हो और यहाँ पर ये ऋणात्मक दाब काम में न आए। इसके लिए यहाँ पर 2 बल कार्य और करते हैं। कौन कौन से, एक तो संसंजन बल और एक है आसंजन बल। आसंजन बल, एक तो कौन सा होता है, सहसंजन बल और दूसरा आसंजन बल।
आसंजन जो बल है वो किस में मध्य लगता है? जल के अणुओं के मध्य, जल के अणुओं के मध्य लगता है। कैसे? कि जल के अणु क्या करेंगे, एक चेन के रूप में अरेंजमेंट हो जाएंगे और इनको जोड़े रखने के लिए, इन जल के अणुओं को जोड़े रखने के लिए, इन आग को आपस में जोड़े रखने के लिए कौन सा काम कर रहा है? आसंजन बल काम में ले रहे हैं। आसंजन बल, आसंजन बल क्या करेगा? जल के अणुओं को एक दूसरे को जोड़े रखने का काम कर रहा है, एक चेन के रूप में, एक जंजीर के रूप में क्या कर रहे हैं? जोड़े रख रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? ये पर्ण तक ऐसे कैसे जुड़े होंगे। दूसरा जो संसंजन बल है वो क्या करेगा कि ये जल के और जाइलम वाहिनिका होंगी, इनके मध्य स्थित होता है। किनके मध्य? जल के अणु व जाइलम वाहिनिकाओं के मध्य पाया जाता है। ये एक जाइलम वाहिनिका है, मान लो ये क्या है? जाइलम वाहिनिका है। अब इस जाइलम वाहिनिका और इन जल के अणुओं के मध्य यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा होता है? संसंजन बल होता है। तो इस प्रकार एक चेन के रूप में यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ऋणात्मक दाब तो उत्पन्न हो रहा है। इस ऋणात्मक दाब को कंटिन्यूटी रखने के लिए यहाँ पर दो बल कार्य कर रहे हैं, संसंजन बल और आसंजन बल। अब ये जल के अणु क्या करेंगे? एक चेन के रूप में अरेंजमेंट है, चैन के रूप में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और इन चैन के रूप में जल के अणुओं को जोड़े रखने का काम कौन सा होता है? आसंजन बल करता है। और जाइलम वाहिनिका और जल के अणुओं को जोड़े रखने का कार्य संसंजन बल काम करता है। अब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल तो बाहर निकलेगा, जल बाहर निकलने की वजह से यहाँ पर ऋणात्मक दाब उत्पन्न हो रहा है, और इस ऋणात्मक दाब की वजह से ही लगातार कंटिन्यूटी रूप में क्या होता है? जल पर्ण में पहुँच जाता है। इस प्रकार रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस पक्ष में एक प्रमाण भी देख सकते हैं कि गर्मियों के समय प्रमाण क्या देंगे कि गर्मियों के समय क्या होता है? रसारोहण की और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा होती है, यानी जल अवशोषण भी सबसे ज्यादा होता है। गर्मी के समय रसारोहण व वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सर्वाधिक होती है। यहाँ पर क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इस प्रकार आपको डिक्सन और जोली का जो संसंजन बल सिद्धांत है या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्ण में जैसे ही वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल बाहर निकलता है तो पर्ण में क्या होता है? नेगेटिव दाब, ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है। इस ऋणात्मक दाब की वजह से क्या करता है? जड़ों से जल को ऊपर की ओर खींचने का काम करती है, और इस दाब को कंटिन्यूटी प्रदान करने के लिए, लगातार बनाए रखने के लिए दो बल कार्य और करते हैं, आसंजन और संसंजन बल कार्य करते हैं। और ये जल के अणु क्या होते हैं? एक चेन के रूप में अरेंजमेंट होते हैं और जल ऊपर की ओर खिंचता हुआ चला होता है। इसी प्रकार रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आज की इस वीडियो में हम रसारोहण की जो बारे में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।